नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में आप लोग को 19 क्लास करवा चुका हूं। आज ये 20वां क्लास है जिसमें हम लोगों स्टडी करेंगे आपका शिशुनाग वंश। किसके बारे में? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश, नंद वंश के बारे में संपूर्ण स्टडी हम लोग करेंगे। दोनों वंश को एक ही क्लास में हम लोग आज कवर करेंगे। जो भी इससे संबंधित जानकारी होगा, आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, वो सब आप लोग को करवाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और अपने स्टडी को कंप्लीट कीजिए, स्टडी की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, बिहार स्पेशल बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को एक एक चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज क्लास करवा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के अपना कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का, बीएससीसी का, एसएससी का, और बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के अपना स्टडी कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के अपना स्टडी को कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पहला शिशुनाग वंश। किसका? शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, संक्षिप्त में कुछ जो जानकारी है उसको बता देते, फिर डीपली को हम लोग एक एक पॉइंट वाइज क्लास को करेंगे। शिशुनाग वंश का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 412 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 412 ईसा पूर्व हुआ था। किसने किया था इसकी स्थापना? तो शिशुनाग ने किया था। किसने किया था? शिशुनाग ने इसकी स्थापना किया था। शिशुनाग ने किसकी स्थापना किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक था कौन? नागदशक। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ये नागदशक क्या था? एक विलासी राजा था, हर्यक वंश का अंतिम राजा था, जिससे प्रजा क्या था? नाखुश था, प्रजा में असंतोष पैदा हुआ, जिस कारण क्या हुआ? शिशुनाग ने इसकी हत्या करता है और हत्या करके 412 ईसा पूर्व में क्या कहता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं कि शिशुनाग का जो शासनकाल रहा है, शिशुनाग का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग कब से कब तक शासन करता है? 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन अपना करता है। और ये जो राजधानी है, अपनी राजधानी क्या कहता है? राजधानी वैशाली को बनाता है। शिशुनाग क्या कहता है? राजधानी वैशाली को बनाता है। उसके बाद इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी है जो आपको बताऊंगा, जो डीपली एक एक पॉइंट वाइज बनाऊंगा। उसके बाद इसका पुत्र क्या होता है? इसका पुत्र होता है कालाशोक। क्या होता है? कालाशोक। इसके बाद जो राजा बनता है उत्तराधिकारी के रूप में, कौन बनता है? आपका शिशुनाग का पुत्र कालाशोक बनता है। एक कब बनता है? 394 ईसा पूर्व में क्या बनता है? ये शासक बनता है। किसका? मगध का शासक बनता है। 394 ईसा पूर्व में बनता है। और इसका जो शासन काल रहता है नागदशक का, आपका शासन काल 394 से लेके आपका 366 ईसा पूर्व तक रहता है इसका शासनकाल। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको महावंश में कालाशोक कहा गया है। कालाशोक को महावंश में क्या कहा गया है? कालाशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? कालाशोक कहा गया है। इसको काकवर्ण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो काकवर्ण किस में कहा गया है? तो पुराण में कालाशोक को क्या कहा गया है? काकवर्ण
काकवन के नाम, दूसरा कालाशोक का दूसरा नाम क्या है? काकवन। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि काकवन किसमें कहा गया है कालाशोक को, तो आपको पुराण में कहा गया, महावंश में कालाशोक कहा गया है। इस बात को थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। आप स्टडी कराने से पहले संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ, फिर डीपली एक एक करके बताऊंगा, जिससे आप लोग को क्या होगा, स्टडी करने में बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। आप कहानी के तौर पर आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो इसका पिता जो होता है कौन, शिशुनाग, और राजधानी क्या बनाता है? वैशाली। तो ये क्या कहते हैं, राजधानी वैशाली से हटा के पाटलिपुत्र बना देता है। राजधानी को क्या कहता है? वैशाली से हटा के वैशाली से पाटलिपुत्र क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। कौन बनाता है? ये आपका कालाशोक बनाता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इससे संबंधित और भी जानकारी है। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के ही शासनकाल में कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक है। इसी बीच में 383 ईस्वी में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? आपका सर्वकामी होता है। अध्यक्ष कौन है इसका? सर्वकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? सर्वकामी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है, तो आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ। कब हुआ है? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आपका द्वितीय जो बौद्ध संगीति है उसका अध्यक्ष कौन था? तो सर्वकामी था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा के में हुआ था। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। आपको पहला बता दिए, दूसरा यहाँ पे बता दिए। ये किसके शासनकाल में होता है? कालाशोक के शासनकाल में होता है। इसी समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा था। बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बटा था दोस्तों? 2 संप्रदाय में बटा था। कौन कौन सा? वादियों, और दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका महासंघिको। 2 संप्रदाय में बौद्ध इसी द्वितीय बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था? विभाजित हुआ था। आपका इसका हत्या कौन कर देता है? आपका कालाशोक की हत्या कर देता है आपका महापद्मनंद। कौन हत्या? आप लोग ये देख लीजिएगा, कालाशोक की हत्या कौन कहता है? आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद क्या कहता है? कालाशोक की हत्या कर देते। ये पाटलिपुत्र में क्या कहता है? टहल रहा होता है, घूम रहा होता है। उसी समय महापद्मनंद चाकू से घोंपकर क्या कहता है? आपका कालाशोक की हत्या कर देता है। किसका हत्या कर देता है? कालाशोक की हत्या कर देता है। कालाशोक क्या कहते हैं? 22 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 22 वर्ष तक क्या कहता है? शासन कहता है। कितने वर्ष तक शासन कहता है? 22 वर्ष तक शासन कहता है। और इसकी कालाशोक की हत्या कौन कहता है? महापद्मनंद कहता है। और आपका शिशुनाग वंश की अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी। कौन? नंदी वर्धन। कौन होता है दोस्त? नंदी वर्धन होता है। एक कब तक शासन चलता है इन लोगों का? ठीक है, तो आपका 412 ईस्वी से लेके 344 ईस्वी तक आपका शिशुनाग वंश का शासनकाल कितने से कितने तक रहता है? तो 412 ईस्वी से लेके 344 ईस्वी तक क्या कहते हैं? इसका शासनकाल चलता है। 344 ईस्वी में आपका
क्या होता है, महापद्म नंद नंद वंश का। तो अब नंद वंश का हम लोग देख लेंगे, शिशुनाग वंश का जो भी इससे संबंधित कुछ था आपको इसका संक्षिप्त में बता दिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसका, नंद वंश। कौन सा वंश, नंद वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नंद वंश के स्थापना के कौन कहता है, तो आपका महापद्म नंद जो कालाशोक को चाकू मार के हत्या कहता है। कालाशोक क्या कहते हैं, पटना में टहल रहा होता है, उसी समय उसका चाकू मार के हत्या कौन कहता है, तो महापद्म नंद कहता है। तो वही महापद्म नंद क्या कहता है, नंद वंश की स्थापना कहता है। कब कहता है स्थापना, तो 344 ईसा पूर्व में। कब कहता है, 344 ईसा पूर्व में कहता है। ठीक है, तो नंद वंश का शासन काल कब से कब तक है, तो 344 से लेके 322 ईसा पूर्व तक है। कब से, 344 से 322 ईसा पूर्व तक क्या है, नंद वंश का शासन काल रहता है। तो कौन कहता है, तो महापद्म नंद। एक नंद वंश का संस्थापक कौन होता है, महापद्म नंद होता है, जो क्या कहता है, नंद वंश की स्थापना कहता है। और ये का प्रथम नंद वंश का शासक होता है। और ये का प्रथम शुद्ध इतिहास का प्रथम शुद्ध शासक अगर पूछ दे कि कौन है, तो इतिहास का प्रथम शुद्ध शासक महापद्म नंद ही है। और प्रथम शुद्ध वंश कौन सा है, आपका नंद वंश है। प्रथम शुद्ध वंश कौन सा है आपका, तो नंद वंश है। और प्रथम शुद्ध शासक क्या है, आपका महापद्म नंद है। ये नंद वंश को शुद्ध वंश के रूप में जाना जाता है इतिहास में। इतिहास में क्या जाना जाता है, आपको शुद्ध वंश के रूप में जाना जाता है। ये प्रथम क्या है, नंद वंश आपका प्रथम नंद वंश क्या है, प्रथम अनार वंश है। कौन सा, प्रथम अनार वंश अगर एग्जाम में आ जाए तो कौन है आपका, नंद वंश है। कौन सा है दोस्तों, नंद वंश है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि महापद्म नंद को और किस नाम से जानते थे हम लोग, महाबोधि वंश में। किस में, महाबोधि वंश में। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, उग्रसेन। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उग्रसेन, महापद्म नंद को हम उग्रसेन किस में जानते हैं, उग्रसेन के नाम से, तो महाबोधि वंश में जानते हैं उग्रसेन, या आप अग्रसेन कह सकते हैं। उग्रसेन या अग्रसेन के नाम से हम किस में जानते हैं, महाबोधि वंश में जानते हैं। ये क्या कहता है, कलिंग का विजय प्राप्त करता है। कलिंग पे क्या कहता है, महापद्म नंद कलिंग पे चढ़ाई करके और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कलिंग को ये जीत लेता है। और कलिंग को जीतने के बाद जो जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभ, क्या नाम उसका रहता है, ऋषभ देव, या आप कह सकते हैं आदिनाथ। क्या कह सकते हैं, आदिनाथ। ये प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं, जिनका मूर्ति का कलिंग में रहता है। तो इनके मूर्ति को उठा के क्या कहता है, मगध में लेके आ जाता है। कौन, महापद्म नंद क्या कहता है, मूर्ति को उठा के ये मगध में लेके आ जाते हैं। इस वंश में के कितने राजा हुए थे, कुल 9 राजा हुए थे दोस्त। इस वंश में कितने राजा हुए थे, कुल 9 राजा हुए थे। लेकिन हम लोग प्रथम और अंतिम राजा के बारे में ही पढ़ेंगे, महापद्म नंद के बारे में। और अंतिम राजा जो होते हैं इसका, अंतिम कौन सा राजा होते हैं, घनानंद होते हैं। अंतिम राजा जो होते हैं घनानंद होते हैं। कौन होते हैं, घनानंद होते हैं, जिसके बारे में हम दो ही राजा के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम महापद्म नंद जो नंद आपका नंद वंश का स्थापना कहता है, और अंतिम घनानंद के बारे में हम लोग देखेंगे। घनानंद का जो शासन काल है आपका 329 से 322-21 कह सकते हैं, 22-21 ईसा पूर्व है। क्या है, ईसा पूर्व है आपका किसका, घनानंद का शासनकाल। एक क्या है आपका, नंद वंश का अंतिम शासक है। कौन है, नंद वंश के अंतिम शासक है। घनानंद को यूनानी साहित्य में क्या कहते हैं, अग्र
मीज के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि यूनानी साहित्य में आपका घनानंद को किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से जाना जाता है, तो अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। इसका जो मंत्री था, मंत्री का क्या नाम था, तो सकटाल था। सकटाल था। कौन था? सकटाल और अष्टुलभद्र ये क्या थे? इसका घनानंद के मंत्री थे। ये दो कौन थे? मंत्री थे। ये क्या था? जैन धर्म को मानता था। किसको मानता था? जैन धर्म को। घनानंद किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को ये मानता था। आपका कौन? घनानंद मानता था। इसके शासनकाल में, घनानंद के शासनकाल में कौन कौन से महान विद्वान रहते थे? तो पाणिनि रहते थे। कौन? पाणिनि आपका थे। उसके बाद आपका काव्यदान थे। काव्यदान आपका वरुचि वर्ष थे। वरुचि वर्ष और उपवर्ष, ये महान विद्वान जो थे इसी के दरबार में क्या थे? इसी के शासन काल में थे। कौन थे? ये जो महान पाणिनि, आपका काव्यदान, वरुचि वर्ष, उपवर्ष, ये जो महान विद्वान थे इसी के शासन काल में थे। इसका घनानंद की हत्या कब हो जाता है? आपका इसका शासन काल 322 ईस्वी में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं और मगध में मौर्य वंश के क्या कहते हैं? स्थापना कहते हैं। क्या कहते हैं? मौर्य वंश की स्थापना कहते हैं। मौर्य वंश के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कौन कहते हैं? चंद्रगुप्त कहते हैं। कब कहते हैं? 322 ईसा पूर्व में कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस संक्षिप्त में देख लिए कि आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जो भी संक्षिप्त में था वो बता दिए। अब डीपली करके एक एक पॉइंट वाइज आप लोग को मैं दोनों वंश के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को, जो भी फ्रेंड्स मेरा क्लास कर रहे, मेरा वीडियो देख रहे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आपके लाइक और शेयर से हमें क्या होगा? अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कराने में रुचि होगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश से और कवर करेंगे हम लोग नंद वंश तक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? शिशु नागवंश है। शिशु नागवंश का जो समय काल है देखिए 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक है। कब से कब तक है? 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक किसका शासन काल है? शिशु नागवंश का शासन काल है। शिशु नागवंश में सबसे प्रथम राजा कौन था? शिशुनाग था, क्योंकि शिशुनाग ही ने क्या किया था? नाग दशक की हत्या करके शिशु नागवंश की स्थापना किया था। कब किया था? तो 412 ईसा पूर्व में किया था। इसका शासन काल क्या है? शिशुनाग का आपका 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व तक किसका शासन काल? किसका? आपका शिशु नागवंश का। तो अगर एग्जाम पूछते कि शिशु नागवंश की समय अवधि क्या है, तो आपका 412 से लेके 394 ईसा पूर्व तक। अगर वही पूछे कि शिशु नागवंश का समय अवधि क्या है, तो 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक के समय अवधि है। तो हम एक एक पॉइंट देखेंगे शिशु नाग के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हरेक वंश के अंतिम शासक नाग दशक आपको बता चुके हैं को पदच्युत यानी हत्या करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की तथा मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। ये जो मगध की राजधानी कहा था? पाटलिपुत्रा था। कहा था? पाटलिपुत्रा था। तो क्या कहता है? शिशुनाग ने क्या किया कि जो अंतिम शासक है नाग दशक, उसको क्या कहता है? पदच्युत कर देता है, अर्थात हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये कहाँ का गवर्नर रहता है? काशी का गवर्नर रहता है। शिशुनाग ने क्या कहता है? शिशुनाग वंश की स्थापना कहता है और मगध की राजधानी क्या कहता है? आपको वैशाली बनाता है। किसको बनाता है? वैशाली को मगध की राजधानी बना देता है। इस वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। आपको बता दिए कैसे ऐसी हत्या करता है और
गद्दी पर बैठा है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो इस वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग है। कौन से वंश का? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। ये नाग दशक के सेनापति था। ये नाग दशक का क्या था? सेनापति था। शिशुनाग क्या था दोस्त? नाग दशक का सेनापति था। नाग दशक कौन था? आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। कौन था? नाग दशक। इसका पुत्र उदयन का एक मुंडा भी था। ठीक है, 3 पुत्र थे। सुदर्शन एक थे, मुंडा थे और नाग दशक, 3 पुत्र थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि नाग दशक जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वो किसका पुत्र था? तो आपका उदयन का था। वही आप लिख रहे हैं। और नाग दशक के सेनापति कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग ने पुराणों में क्षत्रिय कहा गया है। शिशुनाग को पुराणों में क्या कहा गया है दोस्तों? क्षत्रिय कहा गया है। किसको? शिशुनाग को। किस में? पुराण में। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि पुराण में शिशुनाग को क्या कहा गया है, तो क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? तो क्षत्रिय कहा गया है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ याद करते चले। आप लोग को एक कहानी की तरह हम आपको प्राचीन बिहार के जो भी प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ा रहे। आप लोग एक से 2 बार क्लास को कीजिए, रिपीट करके वीडियो को देखिए। आप लोग को ऐसे ही ये याद हो जाएगा। प्रश्न बनते हैं आपका बीपीएससी या बीएससी किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे, एग्जाम आप देते हैं, उसमें प्रश्न इससे बनते हैं। शिशुनाग वंश से, हर्यक वंश से, जो भी हम क्लास करा रहे हैं आप लोग को एकदम बेहतरीन वे में करवा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, जुड़ के क्लास को कीजिए। आगे देखते हैं दोस्त। महावंश के अनुसार शिशुनाग को वेश्या का संतान था। महावंश के अनुसार शिशुनाग कौन था? वेश्या का संतान था। आगे देख लेते हैं दोस्त। ये शक्तिशाली शासक था। शिशुनाग क्या था? आपका एक शक्तिशाली शासक था। पलाम में राजधानी पाटलिपुत्र था। आपको बता दिए कि नाग दशक के समय राजधानी कहा था मगध का? पाटलिपुत्र था, जिसको इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके कहाँ बनाया? वैशाली बनाया। ये राजधानी को क्या कहता है? पाटलिपुत्र से परिवर्तित कर देता है, बदल के कहाँ बनाता है? वैशाली में राजधानी बनाता है। किसका? मगध का। आगे देखते हैं। ये वास्तविक रूप से 412 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन करता है। नाग दशक कब से कब तक शासन करता है मगध पे? आपका 412 ईसा पूर्व से लेके आपको 394 ईसा पूर्व तक। कब से? 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक नाग दशक ने क्या किया? शासन किया है। आगे देखते हैं। शिशुनाग ने मगध के सीमाओं की और अधिक विस्तार किया। और यहाँ पे लिखा है और नहीं होगा, क्या होगा? और होगा। यानी शिशुनाग क्या कहते हैं? मगध की सीमाओं की ओर क्या कहते हैं? अधिक विस्तार कहते हैं। जो क्षेत्र का विस्तार होता है वो क्या कहते हैं? मगध की तरफ शिशुनाग अधिक करता है। जिसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज पे विजय प्राप्त है। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती जो राज है उस पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। अर्थात इसने अवंती के राजा को हराकर विजय प्राप्त किया था। शिशुनाग ने क्या किया था कि अवंती के जो भी राजा था उसको पराजित करके क्या किया था? सफलता प्राप्त किया था और अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। इसी समय इसने वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य मगध में विलय कर लिया। शिशुनाग ने क्या किया? वत्स और जो कौशल था उस पर क्या कहता है? अधिकार कर लेता है और अपने राज्य मगध में क्या कहता है? मिला लेता है। शिशुनाग के बाद इसके पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। शिशुनाग के बाद शिशुनाग का पुत्र कौन रहता है? शिशुनाग। शिशुनाग का पुत्र कौन रहता है? कालाशोक रहता है। क्या रहता है? कालाशोक रहता है, जो इसके बाद क्या कहता है? गद्दी पे बैठता है। तो शिशुनाग के बारे में इतना जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था आपको हम बता दिया। आगे देख लेते हैं हम लोग किसके बारे में? कालाशोक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कालाशोक है। कौन है? कालाशोक। कालाशोक का जो भी शासन काल रहता है कितना रहता है? 394 ईसा पूर्व से लेके 366 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहता है दोस्त?
394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक है इसका शासनकाल। तो हम लोग इसके बाद में एक एक पॉइंट देख लेते हैं। एक गद्दी पे आरूढ़ यानी बैठता है अर्थात शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक को काकन वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कालाशोक को काक वन क्या कहा जाता है? काक वन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि कालाशोक का दूसरा क्या नाम है तो काक वन है। तो वही लिख रहा है कि एक गद्दी पे क्या कहता है? बैठा अर्थात शिशुनाग का क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। कौन? कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था, जिसने अपने अल्प शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बना दिया। ये जो अल्प समय तक शासन किया, थोड़े से समय के लिए शासन किया, तो वो क्या कहता है? जो इसके पिता शिशुनाग ने कहा राजधानी बनाया था? वैशाली। राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली। पटना से स्थानांतरित करके राजधानी कहाँ बना दिया था? वैशाली। तो ये क्या कहता है? वैशाली से हटा के मगध की राजधानी कहाँ बना देता है? अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र बना देता है। आगे देखते हैं। महावंश यानी बौद्ध धर्म में इसे कालाशोक कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? कालाशोक कहा गया है। पुराणों में इसे काकवन कहा गया है। किसको? कालाशोक को पुराण में क्या कहा गया है? कालशोक कहा गया है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कालाशोक को महावंश अर्थात बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो कालाशोक ही कहा गया है। पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो काकवन कहा गया है। इसने राजधानी वैशाली से कहा पाटलिपुत्र कह दिया, यानी परिवर्तित करके क्या कहता है? जो राजधानी इसके पिता बनाए थे वैशाली से परिवर्तन करके कहा कह देता है? अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र बना देता है। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? बताइए आप लोग कमेंट करके। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? आपका राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। कहाँ पे? सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ पे? राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में। इस समय शासक कौन था? तो आपका हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। कौन था दोस्तों? अजातशत्रु था आपका शासक था। ठीक है। तो अजातशत्रु के शासन काल में आपका प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो दूसरा बौद्ध संगीति हो रहा है आपको 383 ईसा पूर्व में। कब हो रहा है? 383 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में हो रहा है, जिसका अध्यक्ष कौन है? सौरकामी यानी साबक मीर था। ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है कहाँ पे हुआ है? वैशाली में हुआ है। कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व में हुआ है। और इसका अध्यक्ष कौन है? आपका सौरकामी, या आप कह सकते हैं साबक मीर था। तो इस बात को आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति के बारे में पूछ देता है एग्जाम में कि कौन से बौद्ध संगीति कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था। तो आपको सब आपको बताते हैं हम। चाहे बौद्ध धर्म जब हम पढ़ाएंगे, कौन सा? बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक वहां भी आपको क्लियर कहते चलेंगे। यहाँ भी आप लोग को हम लोग बताते चल रहे हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसी बौद्ध संगीति यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय अस्थिवीरवादियों और महासंघिकों विभाजित हुआ। यानी बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे? अष्टवीरवादियों और महासंघिकों। क्या हुआ? दो भाग में विभाजित हो गया, जो बाद में थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म में विकसित हुआ। ये जो विभाजित हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, संप्रदाय धर्म बौद्ध के दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। कौन सा? अष्टवीरवादियों और आपका दूसरा कौन था? महासंघिकों। ठीक है। वो बाद में चल के क्या होता है? थेरवाद और महायान बौद्ध धर्म में क्या होता है? विकसित हो जाता है। आगे देखिए
वान भट्ट द्वारा रचित, वान भट्ट रचित यानी वान भट्ट के द्वारा क्या जो रचना किया गया है हर्ष चरित्र, यहाँ पे हर्ष हो गया है, क्या होगा हर्ष, हर्ष चरित्र क्या है हर्ष चरित्र के अनुसार काकवयन यानी कालाशोक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था। क्या कह रहा था कालाशोक किसके अनुसार, वान भट्ट द्वारा जो हर्ष चरित्र की रचना किया गया है उसके अनुसार आपका कालशोक मगध की राजधानी पटना में घूम रहा था। उसी समय महापद मन नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर काकवयन यानी कालाशोक की क्या कहता है हत्या कर देता है। एक किसके अनुसार है आपका वान भट्ट द्वारा जो रचित है आपका हर्ष चरित्र, उसके अनुसार क्या ये जो कालशोक था क्या कह रहा था मगध के जो राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था पाटलिपुत्र में घूम रहा था। तो उसी समय महापदम नंद क्या है महापदम नंद नामक व्यक्ति क्या कहता है चाकू मार के इसकी हत्या कर देता है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्त कालाशोक के 10 पुत्र थे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि महाबोधि के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे तो आप क्या बताइएगा 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों 10 पुत्र थे। इन्होंने मगध पर 22 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया मगध पर 22 वर्ष तक क्या किया शासन किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। प्रथम पूछता है संस्थापक पूछता है और अंतिम शासक पूछता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है नंदीवर्धन। कौन है दोस्तों नंदीवर्धन। आप लोग बताइए कि हरेक वंश का अंतिम शासक कौन है। तो हरेक वंश का अंतिम शासक कौन है अभी इसी क्लास में बताया है और हरेक वंश पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे। नाग दशक कौन है नाग दशक आपका हर्यक वंश का किसका हर्यक वंश का अंतिम शासक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है नंदीवर्धन है। कौन है दोस्त नंदीवर्धन है। तो दोस्तों हमने आपको एक एक करके शिशुनाग वंश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था जो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो हमने आपको शिशुनाग वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया। महापद्म नंद का जो शासन काल होता है 344 ईसा पूर्व से लेकर 329 ईसा पूर्व तक रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक क्या है महापद्म नंद जिसका शासन काल कब से कब तक है 344 ईसा पूर्व से लेकर 329 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अब इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके कवर करते चलते हैं। इतिहास में इस वंश को अक्षत्रिय वंश के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इस वंश को अक्षत्रिय यानी क्षत्रिय विहीन वंश के नाम से जानते हैं। नहीं ये क्षत्रिय वंश नहीं था। कौन सा नंद वंश। वही लिख रहा है कि इतिहास में इस वंश को अक्षत्रिय वंश के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि इतिहास में अक्षत्रिय वंश के नाम से कौन से वंश को जाना जाता है तो आपका टिक लगाइएगा नंद वंश को जाना जाता है। नंद वंश का समय काल पूछ देगा तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं नंद वंश को किस रूप में जानते हैं अक्षत्रिय वंश के रूप में जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि महापद्म नंद एक शुद्ध शासक था। महापद्म नंद क्या था आपका दोस्त एक शुद्ध शासक था जिस कारण नंद वंश को किस वंश के रूप में हम लोग जानते हैं अक्षत्रिय वंश के रूप में जानते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास में इस वंश को अक्षत्रिय वंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि महापद्म नंद एक शुद्ध शासक था जिसने इस वंश की स्थापना की। यानी नंद वंश की स्थापना कौन कहता है महापद्म नंद कहता है। आगे देखते हैं दोस्त इतिहास में प्रथम अनार्य वंश नंद वंश था। जो प्रथम अनार्य वंश था इतिहास में वो कौन सा वंश था आपका नंद वंश था। आर्य और अनार्य आपको पढ़ा चुके हैं जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे थे
वैदिक सभ्यता का करवा रहे थे, सभ्यता का क्लास करवाए। उसमें आर्य और अनार्य के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास जाके जरूर कीजिए। आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि शुरू से क्लास कीजिए। अगर क्लास शुरू से करते आ रहे तो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। अगर जो भी फ्रेंड्स शुरू से क्लास नहीं किए, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, शुरू से क्लास कीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम क्लास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतिहास में प्रथम अनार्य वंश नंद वंश था। तो अगर प्रश्न बनता है कि प्रथम इतिहास में प्रथम अनार्य वंश कौन सा था, तो आपका नंद वंश था। एक क्या था, एक शुद्ध वंश था। इसका संस्थापक जो महापद्म नंद थे वो क्या थे, शुद्ध शासक थे, इसलिए ये प्रथम अनार्य वंश था। आगे देखते हैं दोस्त, संस्थापक यानी इस वंश का संस्थापक कौन है, महापद्म नंद है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक एवं एकाराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। यानी इतिहास में महापद्म नंद को क्या कहा गया है, सर्व छत्रांतक और एकराट जैसी क्या उपाधि दिया गया है। किसको, महापद्म नंद को। अर्थात सर्व छत्रांकन का अर्थ क्या होता है, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। यानी महापद्म नंद को क्या कहा गया है पुराण में कि ये क्या है, सभी क्षत्रियों को विनाश करने वाला है, करने वाला की उपाधि धारण की। इस कारण इसका दूसरा परशुराम या भार्गव भी कहा जाता है। यानी महापद्म नंद को क्या कहा जाता है कि ये दूसरा परशुराम है या भार्गव। इसलिए कहा जाता है कि ये क्षत्रिय क्या था, सर्व छत्रांतक था, क्षत्रियों को विनाश करने वाला था। जिस कारण महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, परशुराम यानी दूसरा परशुराम के नाम से भी जाना जाता है और भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद को महाबोधि वंश में उग्रसेन या अग्रसेन कहा गया है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि महापद्म नंद को महाबोधि वंश में क्या कहा गया है, तो उग्रसेन या अग्रसेन कहा गया है। यहाँ पे आगे देखते हैं, महापद्म का प्रमुख अभियान क्या था, कलिंग विजय था। अगर एग्जाम पूछे में प्रश्न आ जाए कि महापद्म नंद का जो प्रमुख अभियान था वो क्या था, तो कलिंग था। कलिंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कलिंग का अभियान किसने किए थे, अशोक ने भी किए थे। किसने किए थे, अशोक ने भी किए थे। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका, मौर्य वंश के बारे में जब हम पढ़ाएंगे, मौर्य वंश के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें अशोक के बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसमें कलिंग के भी बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग में क्लास से जुड़िए, क्लास कीजिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा क्लास करने में। आगे देखते हैं, वही यहाँ पे लिख रहा है कि महापद्म का जो प्रमुख अभियान है क्या है दोस्तों, कलिंग है। आगे देखते हैं, कलिंग को जीतने पर इसने कलिंग से पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव यानी ऋषभदेव को आदिनाथ की मूर्ति मगध ले आया। यानी ये जो महापद्म नंद था ये क्या कहता है कि कलिंग पे विजय हासिल करता है। और जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे कौन थे, ऋषभदेव और आदिनाथ। यानी आदिनाथ की मूर्ति को क्या कहते हैं, मगध लेके आ जाता है। कलिंग से क्या कहता है, जो ऋषभदेव का मूर्ति रहता है प्रथम जैन तीर्थंकर का, वो क्या कहते हैं, मगध लेके आ जाता है। जिसका उल्लेख खालवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, खालवेल द्वारा जो लिखा गया हाथी गुफा अभिलेख उससे प्राप्त होता है। खालवेल क्या होता है, कलिंग का राजा होता है। इसके बारे में भी हम आप बने रहिए मेरे क्लास में, ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहिए। सबके बारे में एक एक बताएंगे, खालवेल के बारे में भी बताएंगे। बहुत ही क्या थे, प्रतापी शासक था। तो खालवेल का हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार हमको क्या मालूम चलता है कि महापद्म नंद ने क्या किया था, आपका महापद्म नंद ने क्या किया था, कलिंग पे चढ़ाई किया था, अभियान किया था, जहां से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, उनका जो मूर्ति था वहां पे कलिंग में, उसको उठा के कहा लाया, मगध ले आया। तो दोस्तों ये एकदम आपको बेहतरीन ढंग से स्पष्ट कहते हुए आपको क्लास करवा रहा हूँ, जहाँ पे आपको कोई सा भी परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेहिचक आप पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
खारवेल कलिंग का राजा था। खारवेल क्या था दोस्त? कलिंग का राजा था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मालूम चलता है कि महापद्म नंद क्या किया था? विजय अपना अभियान कलिंग पे किया था, जहाँ से जैन तीर्थंकर के पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मूर्ति उठा के मगध पे लाया था। आगे देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित करवाने का उल्लेख मिलता है। ये जो महापद्म नंद है वो क्या कहता है? कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाता है। इसका प्रमाण साक्ष्य किससे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। खारवेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जो भी जानकारी है खारवेल के बारे में, ये सब किससे प्राप्त हमें होगा? हाथी गुफा अभिलेख से ही हमें प्राप्त होगा। तो वही हाथी गुफा अभिलेख से क्या मालूम चलता है कि महापद्म नंद जो द्वारा कलिंग में क्या किया गया था? एक नहर का निर्माण करवाया गया था। नहर के लिए तमसूली शब्द का प्रयोग किया गया। नहर जो निर्माण हुआ उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? तमसूली। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तमसूली शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात जो नहर निर्मित हुआ उसे तमसूली कहा गया। जो नहर बनाया गया महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में, उसको क्या कहा गया? तमसूली। क्या कहा गया दोस्तों? तमसूली कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास में महापद्म नंद को पहला शुद्ध शासक माना जाता है। ताकि एग्जाम में प्रश्न बने कि भारतीय इतिहास में पहला शुद्ध शासक कौन से वंश का था? तो नंद वंश का था। उसका नाम क्या था? तो महापद्म नंद था। महापद्म नंद क्या था कि प्रथम क्या था? शुद्ध शासक था। आगे देखते हैं। महर्षि पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन और इसके दरबार में थे। महर्षि पाणिनि जो थे ये क्या थे? इसके समकालीन थे और इसके दरबार में रहते थे, इसके दरबार में थे। महर्षि पाणिनि एक अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। महर्षि पाणिनि ने क्या किया है? एक अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा है। अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि में भाष्य लिखा गया था। ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसके ऊपर पतंजलि में क्या लिखा गया था? एक भाष्य लिखा गया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ये जो पतंजलि थे ये क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। इस वंश में कुल 9 राजा हुए। इस वंश में कितने राजा हुए? कुल 9 राजा हुए। कितने राजा हुए? कुल 9 राजा हुए। लेकिन इसमें हम लोग मूलतः 2 राजा के बारे में देखेंगे। एक महापद्म नंद के बारे में देखेंगे, एक धना नंद के बारे में देखेंगे। तो महापद्म नंद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोग को पॉइंट वाइज बताते चल रहे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? इस वंश में कुल कितने राजा हुए? 9 राजा हुए, जिस कारण इसको नंद वंश या 9 नंद के नाम से भी जानते हैं। कितने राजा हुए? 9 राजा हुए, जिस कारण इस वंश को हम क्या कहते हैं? नंद वंश या 9 नंद। क्या कहते हैं दोस्त? नंद। नंद वंश या 9 नंद वंश के नाम से हम लोग क्या कहते हैं? जानते हैं। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। नंद वंश के प्रथम राजा कौन थे? महापद्म नंद थे। और नंद वंश के कुल 9 शासक हुए, जिसमें अंतिम राजा घनानंद थे। कौन थे? आपका घनानंद। घनानंद अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के घनानंद थे, जिसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त ने हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कहते हैं। आगे आपको पढ़ाऊंगा। घनानंद की हत्या कौन कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? आपके मौर्य वंश की स्थापना कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा कौन देते हैं? तो आपके जो चाणक्य रहते हैं, चाणक्य शिक्षा दीक्षा देके घनानंद के विरोध में क्या कहते हैं? तैयार कहते हैं। और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की क्या होता है? स्थापना होता है। चाणक्य क्या कहते हैं? घनानंद के दरबार में जाते हैं, जहाँ से उनको क्या होता है? अपमानित करके भगाया जाता है घनानंद के बारे में, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य ने क्या किए? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिए,
ट्रेनिंग करवाए और क्या कि इस पे आक्रमण करके इसको पराजित करके मुगल वंश का स्थापना करवाए। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। संक्षिप्त में आपको यहाँ पे बता दिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अंतिम शासक है आपका नंद वंश का वो कौन है, आपका दोस्त घनानंद है। तो घनानंद के बारे में हम लोग देख लेंगे। मूलतः 9 शासक हुए थे, जिसमें 2 ही शासक के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स में। पहला हम लोग देख लिए महापद्म नंद के बारे में, दूसरा क्या है यहाँ पे घनानंद के बारे में। तो घनानंद का जो शासन काल रहता है आप कह सकते हैं 329 से लेके 322 या 21 कह सकते हैं, 22 ईसा पूर्व तक किसका शासन रहता है, आपका घनानंद का शासन रहता है। तो घनानंद के बारे में भी हम लोग एक एक पॉइंट जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको कवर करते चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। आप ये बताइए कि हरेक वंश, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, आपका नागदशक था। नागदशक आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग को याद हो जाए, कौन था, नागदशक था। आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसका अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। कौन था दोस्त, नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन था। वहीं पे आपका नंद वंश, किसका कौन सा है दोस्त, नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद है। कौन है, घनानंद। तो ये 3 चीज आप लोग यहाँ पे ऐसे ही याद हो जाएगा। एग्जाम में या तो प्रथम शासक पूछता है, संस्थापक पूछता है, या अंतिम शासक के बारे में भी पूछ लेता है। इसलिए आप लोग अंतिम शासक का भी नाम याद करते चलिएगा। हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद है। तो यहाँ पे देखिए घनानंद का शासनकाल क्या है, 329 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा है। कब से कब तक रहा है दोस्तों, 329 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था दोस्तों, घनानंद था। घनानंद को यूनानी साहित्य में अग्रमीज के नाम से भी जानते हैं। अग्रमीज, अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में कि अग्रमीज के नाम से किसको जाना जाता है, तो घनानंद को जाना जाता है। किस में जाना जाता है, तो यूनानी साहित्य में घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। घनानंद के शासन काल में जनता घनानंद को बहुत परेशान और नाखुश था। यानी घनानंद के जो भी शासन था एक क्या था, अत्याचारी शासक था। कैसा शासक था, अत्याचारी शासक था, जिस कारण इसके शासन काल में जनता क्या था, बहुत परेशान और नाखुश था। जनता क्या था, बहुत इससे परेशान रहता था और नाखुश रहता था। ये बात बात पर कर लगा दिया करता था, यानी टैक्स लगा दिया करता था। बात बात पे क्या करता था, टैक्स लगा दिया करता था, जिससे क्या था, जनता इससे नाराज थे, नाखुश थे। घनानंद के मंत्री सक्ताल और अष्टुलभद्र थे। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि घनानंद के जो मंत्री थे कौन थे, सक्ताल थे और अष्टुलभद्र थे। आगे देखते हैं दोस्त, नंद वंश के राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नंद वंश के जो भी राजा थे किसका किए, जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किए थे। यानी जैन धर्म के इनके शासन काल में जैन धर्म क्या हुआ, फला फूला। ये जैन धर्म को मानते थे। ये नंद वंश के राजा किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, पाणिनि, काव्यान, वरुचि वर्ष तथा उपवर्ष जैसे विद्वान नंदों के शासन काल में थे। यानी नंद वंश के शासन काल में पाणिनि थे, काव्यान थे, वरुचि वर्ष थे, उपवर्ष जैसे विद्वान, ये सब किसके दरबार में थे, किसके शासन काल में थे, तो दोस्तों नंद वंश के शासन काल में थे। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिक ने ब्यास नदी के तट
तट को पार करने से इनकार कर दिया था। ये जो नंद वंश का जो सेन था, हस्ती सेना, जिसके कारण जो सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, तो जो ब्यास नदी पार करने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। किसके कारण, इसी सैन्य बल के कारण, नंदवंश के इसी सैन्य बल के कारण, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय का अभियान अधूरा ही रह गया। जिस कारण क्या हुआ, सिकंदर का जो सपना था कि भारत पे विजय प्राप्त करूंगा, वो सपना सिकंदर का अधूरा रह गया। घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर और हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। आपको एक छोटा सा कहानी पहले थोड़े समय पहले बता चुके हैं, वही यहाँ पे लिखा है कि घनानंद को क्या कहते हैं, चाणक्य की सहायता से, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, पराजित कर और उसकी हत्या करके मौर्य वंश का क्या कहते हैं, स्थापना करते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए, अर्थात घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को क्या किए, पराजित करके हत्या कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और 322 ईसा पूर्व में क्या कहते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी रोचक तथ्य है, जानकारी है, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत पे विदेशी आक्रमण, भारत पे कौन सा आक्रमण, विदेशी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हखामनी वंश ने किया था। कौन से वंश ने किया था, हखामनी वंश ने किया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत पर सर्वप्रथम कौन से वंश ने विदेशी आक्रमण किए थे, प्रथम विदेशी आक्रमण किए थे, हखामनी वंश ने आक्रमण किए थे। हखामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम था। कौन था, हखामनी वंश के शासक कौन था, डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम फारसी सफल शासक था। ये जो डेरियस प्रथम था, भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम फारसी सफल शासक था। ये डेरियस जो आक्रमण किया था सफल हुआ था, तो वही यहाँ पे लिख रहा है, डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम फारसी शासक था। डेरियस प्रथम से पहले साइरस ने भी प्रयास किया था, परंतु असफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। साइरस ने क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ था, असफल हो गया था। डेरियस प्रथम को प्रथम के नाम से भी जानते हैं। डेरियस प्रथम को किस नाम से जानते हैं, प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसके सेनापति स्काइलेस ने 516 ईसा पूर्व में गंधार को जीता। इसके जो सेनापति था स्काइलेस 516 ईस्वी में किसको जीतता है, गंधार को जीत जाता है। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन हुआ। भारत में क्या हुआ, सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनानी आक्रमण। हम लोग आगे भी देखेंगे विदेशी आक्रमण को, आगे भी बहुत ही विस्तार रूप से एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे क्या है, यूनानी आक्रमण। भारत में दूसरा आक्रमण सिकंदर ने किया था। बताने का उद्देश्य यही है कि सिकंदर का जिक्र हुआ है कि सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण किया था, जिससे आपका घनानंद का यानी नंद वंश के सैनिक इतने मजबूत थे, जिस कारण क्या हुआ, सिकंदर को सिकंदर का सैनिक ब्यास नदी पार नहीं कर पाया, और सिकंदर का जो सपना था वो अधूरा रह गया भारत पे विजय प्राप्त करने का। तो यहाँ पे यूनानी जो आक्रमण है, भारत में दूसरा आक्रमण सिकंदर ने किया था, जो यूरोप का प्रथम आक्रमण था। भारत पे जो आक्रमण किया था दूसरा, वो कौन किया था, सिकंदर ने किया था। ये यूरोप का क्या था, प्रथम आक्रमण था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था दोस्तों, फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के माता का नाम ओलंपियास था। सिकंदर के माता का नाम क्या था, ओलंपियास था। सिकंदर के बारे में कुछ हम लोग रोचक जानकारी है, उसको देख लेते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों, गुरु अरस्तु थे, जिन्होंने सिकंदर को 16 साल की उम्र में शिक्षा दी थी। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे, जिन्होंने क्या किए थे, 16 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर को क्या किए थे, शिक्षा प्रदान किए थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में कहा हुआ था,
मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया की राजधानी जो पेला था वहां पे हुआ था। जो ये स्थान वर्तमान समय में यूनान के उत्तरी भाग में स्थित है। वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है यह स्थान? आपका यूनान के उत्तरी भाग में स्थित है। सिकंदर मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का सेनापति फिलिप था। सिकंदर का सेनापति कौन था दोस्त? फिलिप था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व हिंदकुश पर्वत के खैबर दरे यानी दारा पार करते हुए भारत आया था। सिकंदर कब भारत आया था? 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। क्या कहते हुए? हिंदकुश का जो पर्वत का दारा है उसको क्रॉस करके भारत में प्रवेश किया था। आगे देखते हैं दोस्त, तक्षशिला के राजा अम्भी ने उसका स्वागत किया। सिकंदर जब भारत में आया तो तक्षशिला के जो राजा थे अम्भी, वो क्या कहते? स्वागत करते। अर्थात सर्वप्रथम तक्षशिला के राजा अम्भी ने अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी सिकंदर का अधीनता क्या किया? जो अम्भी राजा थे किसका? तक्षशिला के, और स्वीकार कर लेता है और उसका अधीन हो जाता है, सिकंदर के अधीन हो जाता है। परंतु पंजाब के जो राजा पोरस थे उन्होंने हाइडेस्पेस यानी झेलम के युद्ध में उसका सामना किया जिसमें सिकंदर की जीत हुई। ये जो यहाँ पे एक छोटा सा कहानी आपको बता देते हैं। जब सिकंदर क्या किया? भारत में प्रवेश किया, ठीक है, तो झेलम नदी के तट पे जो लड़ाई हुआ था राजा पोरस, पंजाब के जो राजा पोरस थे, इसके बारे में ये क्या कहता है? राजा अम्भी सारा जानकारी दे देता है। जो भी गुप्त जानकारी होता है सब सिकंदर को दे देता है, क्योंकि सिकंदर के क्या कहते हैं? ये अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसके अधीन हो जाता है। और ये क्या कहता है? सारा जानकारी किसको देता है? सिकंदर को दे देता है। सिकंदर क्या कहता है? इस पे राजा पोरस को भी कहता है कि ये हमारे अधीनता स्वीकार कर लिया, तुम भी मेरा अधीनता स्वीकार करो। ये मना कहते हैं, पोरस कहते हैं कि हम तुम्हारे अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुमसे लड़ाई करेंगे। तो पोरस ने क्या किए कि झेलम नदी पे सिकंदर और पोरस के बीच में क्या होता है? लड़ाई होता है, जिसमें पोरस की क्या होता है? हार हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाब के राजा पोरस ने झेलम के युद्ध में उसका सामना किया जिसमें सिकंदर की जीत हुई और राजा पोरस की क्या हुआ? हार हो गया। आगे देखते हैं, हाइडेस्पेस अर्थात झेलम युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे वितिस्ता का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। झेलम के युद्ध को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वितिस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंधु नदी से चिनाब नदी के क्षेत्र के बीच राजा अम्भी का शासन काल था। मान के चलिए ये क्या है आपका? सिंधु नदी है। कौन सा नदी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? यहाँ पे मान के चलिए ये क्या है आपका? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और बीच में और चिनाब नदी, मान के चलिए यहाँ पे क्या है आपका? चिनाब नदी है। इस बीच का जो ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो था वो किसके शासन, उस पर किसका शासन था? इसके बीच के क्षेत्र पे राजा अम्भी का शासन काल था। इधर आपका क्या गए थी आपका चिनाब यानी पंजाब के जो राजा थे पोरस, वो शासन कर रहे थे। तो यहाँ तक तो आसानी से सिकंदर आ ही सकता था। ये अधीनता स्वीकार कर लिया था और सारा खुफिया जो भी गुप्त बात था वो क्या किया था? राजा अम्भी ने पोरस के बारे में बता दिया था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी से चिनाब नदी के क्षेत्र के बीच राजा अम्भी का क्या था? शासन था। आगे देखते हैं दोस्तों, सिकंदर ने जैसे ही सिंधु नदी पार किया, राजा अम्भी इसके सामने घुटने टेक दिए अर्थात आत्मसमर्पण कर दिए। एक क्या बताते हैं आपको कि ये जो सिंधु नदी था यहाँ पे क्या था? चिनाब नदी था। इस बीच का जो क्षेत्र था किसके अधीन था? आपके राजा अम्भी के अधीन था। ये जो क्षेत्र था किसके अधीन था? राजा अम्भी के अधीन था। और जैसे सिकंदर सिंधु नदी, कौन सा नदी? सिंधु नदी क्या कहता है? क्रॉस कहता है राजा अम्भी
क्या कहता है, राजा आम्भी। राजा आम्भी क्या कहता है, सिकंदर के सामने अपना घुटना टेक देता है, यानी आत्मसमर्पण कर देता है। राजा आम्भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सिकंदर को राजा पोरस के बारे में सभी गुप्त खुफिया जानकारी दी, जिस कारण राजा आम्भी को पहले देशद्रोही के रूप में जाना जाता है। राजा आम्भी को क्या जाना जाता है, प्रथम देशद्रोही के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पंजाब के जो राजा पोरस थे उसके बारे में जो भी गुप्त जानकारी थी वो संपूर्ण जानकारी किसको प्रोवाइड कर दिया, आपको सिकंदर को बता दिया, जिस कारण इसे प्रथम देशद्रोही के रूप में जाना जाता है। चिनाब नदी से लेकर झेलम नदी के तट पर राजा पोरस का शासन काल था। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो सिंधु नदी है, यहाँ का क्षेत्र यहाँ पे आ गया चिनाब नदी, और इधर का था आपका झेलम नदी। तो ये सिंधु हो गया, सिंधु नदी, ये आपका चिनाब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, झेलम हो गया। कौन सा हो गया, झेलम हो गया। तो ये जो क्षेत्र था किसके अंदर था, आपका आम्भी। किसके अंदर था, राजा आम्भी के अंदर था। और जो ये क्षेत्र था ये पोरस के अंदर था। किसके अंदर था, राजा पोरस के अंदर था। तो वही यहाँ पे ये लिख रहा है कि चिनाब नदी से लेके जो चिनाब नदी और झेलम नदी तट के क्षेत्र पर किसका शासन था, राजा पोरस का शासन था। राजा आम्भी के गुप्त खुफिया जानकारी सिकंदर को दिए जाने के कारण ही राजा पोरस झेलम के युद्ध में सिकंदर से हार गया। एक खुफिया जानकारी दिया, जिस कारण क्या हुआ, आपका राजा पोरस सिकंदर से क्या हुआ था, पराजित हो गया था। तो देखिए, जो भी दुश्मन को खुफिया जानकारी चाहे कुछ भी, अभी भी वर्तमान समय में भी आप देखिए कि जब तक अपना आदमी किसी को बारे में जानकारी नहीं देगा तब तक उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता था। यानी अपना आदमी ही क्या कहता है, विश्वासघात करता है। जो अपना आदमी होता है, जिस पे विश्वास आदमी करता है, वही क्या कहता है, मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ क्या कहता है, विश्वासघात करता है। तो आज का ऐसा युग आ गया है, वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं कि किसी पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल की बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो एक दोस्त के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। मानी विश्वास का भी पात्र है, विश्वास के पात्र भी आज भी दुनिया में लोग हैं। आप उस समय भी देख रहे होंगे कि ये 326 ईसा पूर्व के आप कहानी पढ़ रहे हैं, इतिहास जान रहे हैं। उस समय भी क्या छल से, विश्वासघात से सूचना देने के कारण क्या होता है, पोरस राजा पोरस जो हार जाता है। तो उस समय भी क्या है, छल हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है। आज के समय में भी आप लोग देख रहे होंगे क्या परिस्थिति बना हुआ है। तो दोस्तों ये क्या लिख रहा है कि चिनाब नदी से लेकर झेलम नदी तक का जो क्षेत्र था किसका शासन था, राजा पोरस का था। राजा पोरस का जो खुफिया जानकारी किसने दिया था, राजा आम्भी ने दिया था, जिस कारण क्या हुआ था, झेलम का जो युद्ध हुआ था उसमें युद्ध में सिकंदर से हार किसको मिला था, राजा पोरस को मिला था। राजा पोरस हार गए थे और सिकंदर क्या हुआ था, जीत गया था। आगे देखते हैं। यह भी माना जाता है कि जब सिकंदर राजा पोरस को हराकर झेलम नदी को पार कर भारत पर आक्रमण के लिए ब्यास अर्थात चिनाब नदी को पार करने आ रहा था, यानी ये क्या कर रहा था कि झेलम नदी पे किसको हराया था, आपको राजा पोरस को हरा दिया। और हराने के बाद ये क्या किया कि चिनाब नदी को पार करने आ रहा था, यानी ब्यास नदी को क्या कह रहा था, ये पार करने आ रहा था। तभी चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, भेष बदल के इनके सेना में सम्मिलित हो गए। माने ये भी कहा जाता है, ये भी इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि जब क्या किया कि सिकंदर ने राजा पोरस को हरा के आगे बढ़ा और ब्यास नदी को क्या करना चाहा, क्रॉस करना चाहा, पार करना चाहा। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, भेष बदल के इनके सेना में यानी सिकंदर के सेना में क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। और ये भ्रम फैला देते हैं कि चिनाब जो ब्यास नदी है एक है, एक श्रापित है, यानी इस पे श्राप है कि जो भी इस नदी को पार करेगा वो इस नदी में सम्मिलित हो जाएगा। क्या होगा, इस नदी में सम्मिलित हो जाएगा, इसी नदी में उसकी मृत्यु हो जाएगा। और सिकंदर की सेना क्या थी, उस समय थकी थी, क्योंकि यहाँ पे झेलम नदी का युद्ध हुआ था, राजा पोरस से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिस कारण क्या थे, सेना उसका थका हुआ भी था, जिस कारण सिकंदर की सेना ने इस नदी को पार करने से
माना कर दिया। क्या किया? पार करने से माना कर दिया। एक तो बात यहाँ पे, दूसरा बात ये बता दिए। प्रथम बात बताए थे कि जो नंद वंश के जो सशक्त सैन्य शक्ति था, जिस कारण क्या हुआ था, सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करने से इनकार किया था। यहाँ पे दूसरा बात ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, कहानी के तौर पे आप लोग को बता दिए। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक पहुंचकर नदी को पार करने से मना कर दिया। क्या किया था? ये पश्चिमी तट तक पहुंच गया था सिकंदर की सेना, जिसके बाद क्या किया? मना कर दिया था ब्यास नदी को पार करने के लिए। इसलिए सिकंदर अपने सेनापति फिलिप को राज्य सौंपकर अस्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में लौट गया। सिकंदर क्या कहते हैं? अपने सेनापति जो रहता है, जब फिलिप को क्या कहते हैं? सौंप देता है राज, और अस्थल मार्ग से क्या कहते हैं? 325 ईसा पूर्व में लौट जाता है। जब ब्यास नदी पास क्रॉस इसका सेना करने से यानी पार करने से मना कर देता है, तो उसका जो सेनापति होता है फिलिप, उसको राज सौंप देता है, बोलता है तुम अपना राज इधर देखो, अब हम वापस जा रहे हैं। इस तरह से सिकंदर का पूरे विश्व पे जो विश्व विजेता के रूप में देख रहा था, वो उसका सपना टूट गया और सिकंदर क्या किया? लौट गया। सिकंदर भारत में 9 महीने तक रहा। कितने महीने? 19 महीने तक रहा। सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था? 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के द्वारा 2 नगर निकेल, जिसपे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्या किया था? सिकंदर के द्वारा 2 नगर निकेल और बौकेफला स्थापित किया गया था। सिकंदर के द्वारा कितने नगर स्थापित किया गया था? 2 नगर स्थापित किया गया था। पहला क्या था? निकेल, जो विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया था। बौकेफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर किया था। कितने नगर स्थापित किया था? 2, एक विजय प्राप्त करने पे, निकेल को विजय प्राप्त करने पे, बौकेफला को अपने घोड़े के प्रिय नाम पे किया था। आगे देखते हैं। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक निर्याकस, अरिस्टोबुलस और ओनोसिक्रिटस थे। ये कौन थे? सिकंदर के साथ आने वाला जो लेखक था, कौन था? निर्याकस था। दूसरा क्या कौन था? अरिस्टोबुलस और ओनोसिक्रिटस था। ये आपको बता दिए। तो दोस्तों, सिकंदर के बारे में भी आपको जो भी संक्षिप्त विवरण था, महत्वपूर्ण तथ्य था, उसके बारे में भी आपको एक एक करके हम बता दिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में एक एक करके जो भी पॉइंट था परीक्षा के दृष्टिकोण से, सबको मैं एक एक करके पॉइंट आपको बता दिया हूं। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया है आप लोग के लिए लाभदायक होगा। आप लोग शुरू से क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर कीजिए, एक एक पॉइंट वाइज कीजिएगा, क्लास कीजिएगा शुरू से लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाइएगा। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप लोग मेरा क्लास कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी क्लास करवाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन समय प्राप्त होता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।